सरकार एक बार बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब शपथ ग्रहण थोड़े ही दिनों में है और वापस से उत्तर प्रदेश में भाजपा के ही मुख्यमंत्री होंगे। ये तो बात हुई कि आखिर अभी तक क्या हुआ, लेकिन जब मतगणना हुई तब क्या हुआ, अगर उसके बारे में चर्चा करी जाए तो मतगणना में सबसे बड़े विपक्षी दल यानी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता ईवीएम की सुरक्षा में तैनात थे, उनका ऐसा कहना है। और इस मामले को लेकर के अब हापुड़, सहारनपुर, बस्ती, गोरखपुर, बलिया, वाराणसी और आगरा को जोड़ते हुए अगर मैं बात करूं तो तमाम ऐसे जनपद हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर क्यों दर्ज करी गई है? एफआईआर दर्ज करने का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो ये है कि सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास समाजवादी पार्टी के जो लोग थे वो कर रहे थे और चेकिंग भी उन्होंने करी है, यानी कि जो ऑफिशियल्स व्हीकल्स थे मतगणना के दिन उसके उसके पहले वाले दिन में उन्होंने जो ऑफिशियल व्हीकल्स थे उनको चेक भी किया है। बहरहाल ये अधिकार उनको नहीं है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1000 लोगों से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी हैं, समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए राहुल सिंह हैं, चंद्र मोहन चौबे जी हैं भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए। मैं तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है सब? जी बिल्कुल जी आ रही है। मैं सवालों की अगर बात के पहले कुछ डाटा है अपने हापुड़, सहारनपुर, बस्ती, गोरखपुर, बलिया, वाराणसी और आगरा, इन जिलों के साथ साथ राज्य के और भी जनपदों में 1000 से अधिक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। सपा के प्रवक्ता मेरे साथ राहुल सिंह जी हैं। राहुल सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है हताशा में है और इसी तरह से वो पूरे प्रदेश में, चाहे वो आगरा हो, चाहे उन्नाव हो, बलिया हो, तमाम जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे पुलिसिया कार्रवाई करते हुए पुलिस पूरे उत्तर प्रदेश में योगी राज के शासन का एक बहुत बढ़िया उदाहरण पेश कर रही है। मैं पूछना चाहूंगा आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने ईवीएम की रखवाली की या ईवीएम के रखवाली के लिए जो उचित कदम हो उन्हें उठाया, अगर वो गलत थे तो आखिर निर्वाचन आयोग ने उन अधिकारियों क्यों सस्पेंड किया? कहीं न कहीं गलती थी तभी सस्पेंड हुए। बड़ी बात यह है ना कि ईवीएम की रखवाली के लिए आप कोई ऑथराइज पर्सन तो है नहीं, ना फिर कोई ऑथराइज बॉडी है। आप तो एक उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टी है, आपका काम है चुनाव लड़ना। चुनाव तो आप बखूबी लड़ रहे थे, तो आप चुनाव ही लड़ते ना, आप रखवाली करने का ही चले गए। देखिए, आपने उत्तर प्रदेश में देखा चुनाव प्रशासन या फिर किस तरह से फेल हुआ है, किस तरह से ईवीएम का मजाक उड़ाया गया है, ईवीएम कूड़ेदान में मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लोकतंत्र का हनन है। उत्तर प्रदेश में एक स्वच्छ चुनाव जो प्रणाली है, हमारी जो प्रणाली होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। उसी का नतीजा है, आपने देखा कि बैलेट पेपर पे किस तरह से समाजवादी पार्टी ने प्रचंड बहुमत। समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं? देखिए, मैं जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए हैं और जिस तरीके से चीजें देखने को मिली है चुनाव में, तो कहीं न कहीं सवालिया निशान है। चंद्रमोहन जी, शक है राहुल जी को, समाजवादी पार्टी को शक है कि अब की बार सही से चुनाव नहीं हुए? इनका काम जो है सिर्फ तर्क करना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को भड़काना, लोगों को उकसाना। इनकी पार्टी कहीं भी आप अगर देखेंगे तो 2017 के बाद कहीं भी ये सकारात्मक ना तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इनका आचरण रहा, ना इनके बड़े नेताओं का रहा। इन्होंने ये सोचा कि अभी 5 साल तक यही समझते रहे हर समय हम ही सत्ता में है। ये अराजकता को बढ़ावा देने वाले लोग हैं और वही अराजकता उस दिन जो भी हुआ है सिर्फ अराजकता इन्होंने बढ़ाया है। इनको जो है चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, इनको जो है प्रशासन है उस पर विश्वास नहीं है। ये सबको पता है कि चुनाव के समय में कोई सरकार नहीं होती है, सिर्फ टोटल चुनाव आयोग के हाथ में सारी कानून व्यवस्था, सारा चुनाव कराना, सारे बूथों की या कहिए कि जो भी मतगणना जहाँ स्थल है पूरे सुरक्षा उनके हाथों में होती है। कोई सरकार नहीं होती उस समय। और अभी में जब तक नए प्रकार की काटा लक्षण ना हो जाए तब तक वो जो है
चुनाव आयोग के ही हाथों में सब कुछ होता है। जी तो इन्होंने नहीं, आप पर तो आरोप ये भी लग रहा है ना कि आप टारगेट करके एफआईआर कराते हो। आपके ऊपर चौबे जी, भाजपा के ऊपर तो ये भी कहा जा रहा है कि आप टारगेटेड अगर से समाजवादी चुनाव पार्टी के अगर कार्यकर्ता है, नेता, उन्हीं को आप जो है एफआईआर करा रहे हो। एफआईआर, अरे फिर वही बात, एफआईआर हम क्यों करा रहे हैं? एफआईआर हम क्यों करा रहे हैं? एफआईआर जो प्रशासन में लोग हैं, इन्होंने उस दिन बार बार कहा, बार बार जो अधिकृत लोग हैं, यहाँ डीएम है, जिलाधिकारी, उस दिन उन लोगों ने, या जो चुनाव के लिए अधिकृत अधिकारी थे, उन लोगों ने बार बार कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जबरदस्ती, मतलब एक अराजकता का माहौल बनाकर, कोई चुनाव पोलिंग सेंटर से आ रहा है, गाड़ी आ रही है, उसको जबरदस्ती रोक कर, उसको जबरदस्ती उसमें उसको खोल कर, और किस प्रकार का उस दिन देखा होगा पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे विश्व में देखा कि किस तरह का जो है अराजकता और खोलना जो है। राहुल जी, आप अराजकता फैला रहे थे, सपा करने की कोशिश की गई है जी। सपा अराजकता फैला रही थी। चौबे जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोग जबरदस्ती कर रहे थे और अराजकता फैला रहे थे। राहुल जी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहने और करने में बहुत फर्क है। आपने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरह से जगह जगह बैलेट पेपर, कहीं कितने जगह ईवीएम मशीनें, कूड़ादान में तक ईवीएम मशीनें मिली हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज साफ संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक नहीं थी, वो निष्पक्ष चुनाव के बिल्कुल फेवर में नहीं थी। आपने देखा पोस्टल बैलेट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सपा को 51.5% वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं साफ संकेत है कि उत्तर प्रदेश का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ था, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और भारतीय जनता पार्टी अपने काम से, अपने चुनाव के हथकंडे से पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है, इनकी छवि इनकी खराब हुई है। आप किसी भी प्रदेश का चुनाव देखिए, चाहे मध्य प्रदेश चुनाव हो, छत्तीसगढ़ चुनाव हो, चाहे जो भी चुनाव हो, उसमें कहीं ना कहीं इनके जो है पारदर्शिता पे सवाल है। पर तो सवाल ये उठाया जा रहा है ना कि आप अराजकता फैला रहे थे। आप अराजकता, ऑफिशियल व्हीकल्स थे, उनकी चेकिंग आप कर रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है, चेकिंग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, कह सकती है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र पे विश्वास करती है और लोकतंत्र में आस्था रखती है। लेकिन लोकतंत्र पे अगर कहीं न कहीं सवाल उठेगा या लोकतंत्र पे कहीं न कहीं कुचलने का काम किया जाएगा, तो समाजवादी पार्टी सबसे आगे मिलेगी और इसी तरह लड़ाई लड़ने का काम करेगी। मैं चाहता हूँ वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ हैं, दिनेश शर्मा जी। दिनेश जी, आप इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, पहली बात तो ये है कि ईवीएम की रक्षा करना चुनाव आयोग का दायित्व होता है, और चुनाव आयोग के यहाँ पर अधिकारी जैसे कि जिलाधिकारी, वो जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं, उनके पास पावर्स होती हैं, और यहाँ तक पावर्स होती हैं कि अगर कोई व्यक्ति ईवीएम के पास फटकने की या ईवीएम को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, तो चुनाव आयोग के बिल्कुल साफ साफ निर्देश होते हैं कि देखते गोली मार दी जाए। तो मुझे नहीं लगता कि जिला निर्वाचन अधिकारी इतना बड़ा जोखिम लेंगे कि वो मतपत्रों की जो जिसमें वोट डाले गए हैं ईवीएम को, उसको लेकर जो है लापरवाही से इधर उधर जाएंगे। निश्चित रूप से वो ईवीएम वो थी जो निष्प्रयोज्य थी, जिनका कोई मकसद नहीं था। जैसे मान लीजिएगा बहुत सारी ईवीएम है जो आपके अनुपयोग की रहेगी, वो आप कहीं भी ले जाइएगा, आप किसी भी मोहल्ले गली से ले जाइएगा। उसका महत्व तब होता है जब वो मतदान में प्रयोग हो रही हो, और मतदान स्थल से स्ट्रांग रूम तक उसकी सुरक्षा रक्षा करना निर्वाचन आयोग और उनके प्रतिनिधियों का काम होता है। अब ये जो साहब, जो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है, जो बात कह रहे हैं, खिसियानी बिल्ली थंबो नोचने वाली बात है। देखिए, अगर निष्पक्ष चुनाव हो रहा था, इनकी स्थिति ऐसी है कि इनके नेता जो भाषा बोलते हैं, ये उसी भाषा को उतर आए हैं। इनकी भाषा कहीं पर भी डेमोक्रेटिक नहीं है। निष्पक्ष चुनाव होता तो इनके अधिकारी सस्पेंड क्यों किया आपने? अपने अधिकारियों क्यों सस्पेंड किया आपने? अपने अधिकारियों क्यों सस्पेंड किया? निर्वाचन आयोग ने अपने अधिकारियों क्यों सस्पेंड किया? आप इनको सस्पेंड कोई अधिकारी नहीं हुआ। नहीं, आप लग रहा है आपको, समाजवादी पार्टी ने आप पेपर नहीं पढ़ते हैं, ज्ञान की कमी है आपको। तो उसकी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डीएम बनारस को और उससे जुड़े लोगों को इतना कहा गया था कि वो जब तक की मतगणना नहीं होती उस कार्य से विरक्त रहेंगे। ये आपके लिए, आखिर क्यों करने के लिए ऐसा क्यों कार्रवाई करनी पड़ी? क्या बनारस में खुलेआम ईवीएम ट्रकों के लदे नहीं मिले? सस्पेंड कब हुए? आप गलत अफवाह मत उड़ाइए। आप चैनल पे
आप नहीं झूठ दिनेश जी, बोलोगे अगर दिनेश जी खुलेआम जी, खुलेआम सवाल तो दिनेश जी ईवीएम ये का भी उठता प्रोटोकॉल है का ना पालन हुआ नहीं कि हुआ। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, जो रखवाली में गए हुए थे, मतगणना केंद्रों पर जो डटे हुए थे, कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है वो विश्वास नहीं बना पाया समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनके मन में, देखिए, तो कहीं ना कहीं उनके मन में इनसिक्योरिटी रही, तभी तो वो आए ना सर। चुनाव आयोग ने 2 चीजों की जिम्मेदारी ली है, निष्पक्ष मतदान कराना, निष्पक्ष और क्या नाम, जो मतपेटी हैं उनको मतगणना तक बहुत ही ईमानदारी तरीके से, उस पारदर्शी तरीके से मतगणना होना। चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुझको ये यकीन दिलाए बैठकर कि देखिए हम ये काम सही कर रहे हैं, ये कोई ड्यूटी नहीं चुनाव तो थी ना कहीं नहीं सर। जहां तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के मन में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तो देखी गई कि ईवीएम को लेकर थोड़ा वो इनसिक्योर थे। जिस तरीके यही से एक हंगामा मचा रहे हैं। पंजाब के अंदर जो चुनाव हुआ है वहां पर भी तो इस प्रकार के आरोप लगे होंगे चुनाव आयोग के ऊपर, वहां बोलेंगे आप ये बोलिए, मतलब अगर मान लीजिए आप जीत रहे हैं, अगर आप जीत रहे हैं तब तो कोई बेईमानी नहीं हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं और जो मैंने देखा, जो स्थिति थी वहां पे खुलेआम किस तरीके से चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, किस तरह से आए दिन उनकी गाड़ियां बैलेट पेपर और ईवीएम मशीनें लेके जो आने जाने कार्यक्रम चल रहा था, कहीं न कहीं सवालिया निशानदेह है और इनके अधिकारी भी संदेह के घेरे में रहे। बोल रहे हैं सच तो यह है कि इनके प्रश्न ऐसे नहीं जिनका उत्तर दिया जाए, क्योंकि ये एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये आप पत्रकार हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, पहले ये बताएं। आप पत्रकार हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, आप सच्चाई से क्यों विमुख हो रहे हैं? आपको नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं। आप सच क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? आप सच क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? हैं? कमियां, आप कमी क्या बताएंगे? देख सुनिए, मैं एक बात बता रहा हूं, मैं इनके सामने एक सच्चाई इनके सामने रख रहा हूं, चाहे वो पुरानी है। ये बताइए मुझे कि अखिलेश यादव जी ने अनेक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक कागज उठाकर और मीडिया के सामने ये कहा कि ये देखिए, ये रहा पेपर, मोदी योगी जी के खिलाफ 17 मुकदमे हैं, अपराधी हैं, योगी जी अपराधी हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताएं और अपने लीडर से पूछ कर बताएं कि 17 मुकदमे तो योगी जी के खिलाफ थे और मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ जो 36 मुकदमे थे, हत्या, डकैती, मर्डर और संगीन मुकदमे, आप बताएं जरा पता करके, अगर आप सत्य हैं तो मेरी जहां तक कहिए कि झूठा है। मेरी जहां तक जानकारी है, आज तक के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने आपके लीडर को या आपको कोई भी आरोप लगाने से पहले आप सिस्टम पर आरोप लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूं, पर आरोप लगा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप आप लगा रहे हैं। मैं चुनाव आयोग पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हाँ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की, उनके कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, कहीं न कहीं सरकार भी दोषी है। याचिका दाखिल करिए ना, आपको किसने रोका? हम करेंगे, हम जरूरत पड़े तो याचिका भी दाखिल करेंगे। कोर्ट जाइए, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हमने तो कहा लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे हम। समाजवादी पार्टी हमेशा लोकतंत्र की लड़ी है और आप समाजवादी, सुन लीजिए, आप समाजवादी पार्टी को दबा नहीं सकते हैं। सत्ता में बैठे लोग ये जान ले। मेरा केवल वहां तक प्रीव्यू है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, देखिए, आरोप कुछ भी लगाइए आप, लेकिन उनके पीछे आपके पास प्रूफ होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर आप तमाम प्रूफ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे, तमाम प्रूफ जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे। आपने चुनाव अधिकारी का सोशल मीडिया पे ऑडियो वायरल हुआ था, जिसको माननीय अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। आप कह रहे हैं प्रूफ दीजिए, कैसा प्रूफ चाहिए आपको? ऑथेंटिक नहीं माना जाता। अरे तो आप बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सारी चीजें ऑथेंटिक मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सारी चीजें ऑथेंटिक मानी जाती है, क्योंकि उसके पास मीडिया तंत्र है। हम उनके ऑथेंटिक की बात भी नहीं कर रहे हैं। हमें ये बताइएगा कि आपको किसने राइट दिया था ईवीएम का पीछा करने का? हमें किसी ने राइट नहीं दिया था। हम सिर्फ लोकतंत्र की रक्षा के लिए कदम उठाए थे। हम ईवीएम में कोई हस्तक्षेप, ईवीएम मशीन के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा था?
भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे थे? बिलौर में आपने देखा वीडियो रिकॉर्डिंग, बिलौर की वीडियो रिकॉर्डिंग उठा के देखिए, निर्वाचन आयोग की वीडियो रिकॉर्डिंग उठा के देखिए आप किस तरह से रात को 12 बजे के आसपास जो है उसमें ईवीएम में हेरफेर की गई। आपको या मुझको किसने कहा कि मैं जाके स्ट्रांग रूम के बाहर कोई इस बात का पहरा दूंगा कि वहां पर मैं स्ट्रांग रूम में नहीं था, मैं जो उनका प्रोटोकॉल होता है जी, कोई चौबे जी के पास चलते हैं, चौबे जी के पास ने पीसीआर प्रोटोकॉल का पालन किया है जी। ईवीएम चंद्रमोहन जी सुन रहे हैं? सरकार आपकी थी, जंगल राज आपका था, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी। अरे चंद्रमोहन जी बात ट्वीट की हुई है तो एक ट्वीट बता देता हूँ अखिलेश यादव जी का। वो अभी कहीं जा रहे थे अपनी गाड़ियों के काफिले के सामने, उनके सांड आ गया और उसको लेके उन्होंने ट्वीट किया, वीडियो भी उसका काफी वायरल हुआ। क्या कुछ कहना चाहोगे? अरे भी बता दीजिए क्योंकि कहा यह गया था कि 10 तारीख के बाद में हम सांड के ऊपर कंट्रोल करेंगे। आप ये भी बता दीजिए कि अभी सांड से गोरखपुर में एक व्यक्ति मर गया, गांवों में किसान परेशान है, अपनी फसल नहीं बचा पा रहे वो। आप कैसे कंट्रोल करने वाले हो? कोई स्ट्रक्चर है इसके लिए? जी नहीं चौबे जी, कोई स्ट्रक्चर है क्या आपके पास? कोई स्ट्रक्चर है इसको कंट्रोल का? कोई बॉडी आपने बनाई क्या अलग से? अरे आपको यही नहीं पता स्ट्रक्चर बना है? नहीं चौबे जी देखिए आप सर मेरी बात सुनिए। आप लागत है अभी भी जो है गायों को पालने के लिए संरक्षण के लिए गाय के ऊपर 900 रुपए। अरे ये सांड और ये जो गाय घूम रही है फसल नुकसान कर रही है सर। ये गांवों की स्थिति है, ग्रामीण जो लोग हैं वो बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले। अरे सर मैंने गौशाला भी देखी है और रोडों पर घूमते सांड भी देखे हैं। मैं यहाँ जनता की बात करने बैठा हूँ सर। आप जवाब नहीं देना चाह रहे चौबे जी। आप सांड पे सवाल पूछो, आप जवाब नहीं देते हो। सांड पर कंट्रोल करने वाले हो आप, छुट्टे जानवर उनके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी करती है, गाय गोबर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है जी। जो अपने कमरे में बैठकर ट्वीट करता हो, हमें जो कमरे से बाहर निकले लोगों के जनता के बीच रहे। अरे जनता के बीच गाड़ी से पहुंचते रास्ते में सांड मिल जाता है, उपचार क्या है सर? ऐसे नेता की जरूरत है जो कोरोना काल में अपने घर में न चुपता हो। कोरोना जो भारतीय जनता पार्टी जी राहुल जी बोले प्रदेश में चौबे जी तो देखा है हजारों चौबे जी सुन लेते हैं ना राहुल जी की सुन राहुल जी कंटिन्यू हजारों लाखों चौबे जी अरे आपने विपक्ष को तो मौका दो बोलने का, 2 मिनट आप विपक्ष को तो मौका दे दो। जी राहुल जी बोलिए। नहीं, दोनों मिलकर बात करें, बात नहीं करने देंगे। नहीं राहुल जी आप बोलिए, स्वतंत्र है बोलिए। कोरोना में जो लूट हुई उसका कोई हिसाब नहीं। जब सैया कोतवाल तो डर काहे को, तो मिल के लूट चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। चौबे जी देखिए ये इनका दोष नहीं है। ये जो इन्होंने अभी लोकस्थिति बोली या जो मुहावरा बोला है ये बिल्कुल सटीक अपने पार्टी के और अपने शीर्ष नेतृत्व के ऊपर बोला है। अभी ये थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि हम लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं। अरे भाई, जो अपनी पार्टी में लोकतंत्र को नहीं बचा पा रहा है, जो अपने पार्टी को एक परिवार से मुक्त नहीं कर पा रहा है, जो अपने पार्टी को सिपाही से मुक्त नहीं कर पा रहा है, वो लोकतंत्र की बात कर रहा है। ज्यादा परिवारवाद है किसी पार्टी में? सैकड़ों नेता हैं जिनके लड़के और बीबियां चुनाव लड़ रही हैं। बताइए कि हमारे एक नाम बताइए। राजनाथ सिंह के लड़के नहीं, राजनाथ सिंह के लड़के कौन परिवारवाद नहीं है? अमित शाह के लड़के कौन से हैं नेता बड़े? बताइए। अमित शाह के लड़के, अमित शाह, राजनाथ सिंह हैं। सुनिए तो भाई, सुनिए तो। एक नाम पूछ रहे, हम सैकड़ों नाम बता दें। हमारी पार्टी के 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल चुके। हमारे राज्य में उत्तर प्रदेश में हमारी इकाई के 3 अध्यक्ष बदले जा चुके हैं। आप बताइए कि 5 सालों में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने बदले? आपके अध्यक्ष, हमको लगता है आपके अध्यक्ष, मैं बता रहा हूँ आपके अध्यक्ष पहले पिता, चाचा और पुत्र, इसके अलावा और बताइए। समाजवादी पार्टी की यही तो खासियत है। सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। आपके सुयों में आप जी बोले, इसलिए बदलते हैं। राहुल जी बोले नहीं होते हैं। चौबे जी 2 मिनट सुन लीजिए। आपको अपने अध्यक्षों भरोसा। चौबे जी 2 मिनट सुन लीजिए। आप अपनी बात बोल दिए ना, आपको मैंने पूरा मौका दिया अपनी बात। अब राहुल को भी सुन लेते हैं। जी राहुल बोले। आपने
आपने परिवारवाद की बात की, आपके पार्टी में क्या परिवारवाद, आपसे बड़ा परिवारवाद किसी का है? आप जो है खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे हैं सब। अरे चौबे जी आप मेरी बात नहीं मानो सर, रिक्वेस्ट है आप थोड़ा 2 मिनट शांत हो जाओ, राहुल जी को अपनी बात कंप्लीट कर। राहुल जी बोलिए। देखिए चुनाव में जो इनकी चोरी पकड़ी गई है, मैं बता रहा हूं आपको, चुनाव में जो इनकी चोरी पकड़ी गई है, दुनिया के सामने ये नंगा होने से बचे हैं या नंगा हो रहे हैं। दुनिया देख रही है किस तरह से बैलेट पेपर ईवीएम का ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सत्ता में बैठे लोग सुन लीजिए आप, हम चुनाव जरूर हारे हैं, हम चुनाव जरूर हारे हैं, परंतु अपने सम्मान की प्लीज सर, हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे आप, तो कार्यकर्ता रोड पर उतरने को विवश होंगे। अगर उन्हें प्रताड़ित किया गया तो हम समाजवादी लोग सड़कों पर लड़ाई लड़ने को मजबूर हो जाएंगे। आप लोकतंत्र को कुचल नहीं सकते, आप लोकतंत्र को कुचल नहीं सकते, आप लोकतंत्र को कुचल नहीं सकते। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी बोलिए। अगर मैं अराजकता फैलाऊंगा तो शासन का ये अधिकार है, प्रशासन का, कि वो मुझ पर समुचित कार्रवाई करे। हमारे पास एक व्यवस्था है। क्या बताएंगे आप कि इतने दिन चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट भी घोषित हो गया है। अखिलेश जी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त से जाके मिले, उन्होंने ये बात मांग की कि वहां पर ऐसे हुआ है, लिहाजा वो कमेटी गठित करें या उनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्या आपने ऐसा किया? अखिलेश जी आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, अखिलेश आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, उनको ज्यादा पता है। किनके हिसाब से चलेंगे? कानून पूरे प्रदेश में रोज हत्याएं बलात्कार हो रही हैं, आप उस पे क्या कहेंगे? आप समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। सामने आ गया, अब मुद्दा बन गया छूटा सांड। अरे छूटा सांड तो उसको तो कोई आप जो तो जीव है। और दूसरी बात ये है, आप ये बताइए, अभी चुनाव खत्म हुए नहीं, एटा में माना छुट्टे सांड एक जीव है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में फसल बर्बाद कर रहे हैं यही सांड, यही छुट्टे जानवर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और ये जो फसलें हैं ये नुकसान कर रहे हैं। रास्ते पे, रोड पे एक्सीडेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। इन पे कुछ कंट्रोल होगा कि नहीं? नगर निगम आखिर क्यों नहीं इनको पकड़ रहा है? पीलीभीत में अभी एक किसान ने, मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिएगा। हाँ दिनेश जी बोलिए, आप बोलिए। छुट्टा जानवर जो भी हैं वो उसी इलाके के किसानों के हैं, उसी इलाके के रहने वाले लोगों के हैं, वो इंग्लैंड और जापान से नहीं है। और नहीं बिल्कुल नहीं है। उनका प्रबंधन जो है वो समुचित रूप से होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी बात की जिम्मेदारी लेते हैं तो ऐसा मौका मिलना नहीं चाहिए दूसरों को कि वो हम पर उंगली उठाए। अब उसको अगर एक सांड को लेकर अगर अखिलेश जी ट्वीट करेंगे तो हम तो जानना चाह रहे हैं ना। आप ऐसी चीजें हैं प्रदेश में देख सकते हैं कितने सांड से लोग मरे हैं। अभी पीलीभीत में, अभी एक पीलीभीत के ककरौआ गांव में एक किसान मरा है। राज्य के अंदर कई लोगों को घायल कर चुके हैं, कई लोगों की संपत्ति पे चोट पहुंच चुकी है, कई लोगों की कैजुअलिटीज हो चुकी है। चौबे जी सांड से सीधे कब्जे में पहुंच गए। अमेठी में 5 हत्याएं हुई हैं अभी तुरंत, अभी अमेठी में। अरे एम्बुलेंस में तेल डलवा लीजिए, तेल डलवा लीजिए, लोगों के काम आ जाएगा। बुलडोजर की राजनीति तो कर ही रहे हैं, एम्बुलेंस में तेल डलवा लीजिए, ठीक है। बुलडोजर चलाइए, बुलडोजर चलाइए, सब पे चलाइए ना, हैं? अपने लोगों को कब चलाएंगे? आपके गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, उन पे कब बुलडोजर चलेगा? है आप मेरे सवालों से राहुल जी का कहना है अपराधियों पे शिकंजा कब कसोगे आप? चौबे जी अपराधियों में अभी तो मैंने आपको उदाहरण लिया, अभी कल ही लखनऊ में जुगनू वालिया पे चला है बुलडोजर, परसों जो है मेरठ में चला है बुलडोजर। अरे जौनपुर में भी चला लीजिए, जौनपुर में चला लीजिए। अपने गुंडों कब चलाएंगे? जो आपने गुंडों हैं उस पर कब चलाएंगे? जी चौबे जी 2 मिनट। जी चौबे जी राहुल बोले, जो अपने गुंडों कब बुलडोजर चलेगा? जो आपने पाल रखे हैं, जो खुलेआम क्रिकेट खेल रहे हैं, उस पे कब बुलडोजर चलेगा? अरे वाह, अगर आप अपराधीकरण पर बात करेंगे तो अपराधीकरण में सबसे बड़ा जो ग्राफ है वो मुलायम सिंह यादव जी का है,
और भाई अखिलेश साहब यादव जी की पार्टी सुन का लीजिए है। मेरे साथ, मैं उनका बता रहा सुनिए। हूँ आपने मुझे एनसीआरबी की बीजेपी का रिपोर्ट एजेंट उठा के बताया था ना, देखिए किसकी सबसे ज्यादा आपने ग्राफ मुझे है बीजेपी का एजेंट पूरे बताया देश था, में। सबसे तो ज्यादा मैं अब महिलाओं आपको पे, बता रहा बच्चों पे हूँ। जो अब सुनिए, ऐसे आपस में आरोप प्रत्यारोप मत करो। एनसीआरबी की प्लीज रिपोर्ट उठा के अपने देखिए, आपस में मत आप महिला ऐसे आयोग की एक दूसरे को रिपोर्ट ऐसा उठा के ऐसी देखिए। लैंग्वेज कौन बोलो सी जी। रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? डिबेट की आपने मर्यादा मुझे रखिए जी। बीजेपी का एजेंट बताया था, किस तो अब रिपोर्ट की बात सुनिएगा। कर रहे हैं आप? चाहे सुनिएगा, महिला बलात्कार हो, अपराधों से बच्चों पे सबसे अत्याचार गहरा हो, नाता चाहे अगर हत्या किसी हो, का है लूट तो हो, वो सबसे समाजवादी ज्यादा पार्टी का देश में है। नंबर 1 पे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। पूरे देश में नंबर 1 पे जा रहा है उत्तर प्रदेश अपराधीकरण में। किस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं आप? आप मान्यवर अभी आप के नेता कार्यकर्ता हैं। आप लग रहे नहीं नहीं, आप एनसीआरबी भरोसा नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ते हैं कि नहीं? एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ते हैं, महिला आयोग की रिपोर्ट पढ़ते हैं आप? केवल चिल्लाने से नहीं होगा। दलित का खुलेआम आपने हत्या कर रहे हैं? अभी कश्यप समाज की युवा की हत्या हुई है। अभी कश्यप समाज की युवा की हत्या उनकी हुई है। सरकार नहीं है सर वहां कौन सी पे, दलित की कांग्रेस बात की कर रहे है हैं आप? जी। हैं? चौबे जी, समाजवादी पार्टी सरकार नहीं है वहां पे देखिए कांग्रेस की सरकार है। देखिए तिवारी जी, इस समय भारतीय जनता पार्टी अरे आप पढ़िए, आप पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ हम बता रहे हैं, आप पढ़ लीजिए। अगर एनसीआरबी बात करेंगे तो बात करने के लायक नहीं रह जाएंगे। देखिए तिवारी जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद चुनाव जीतने का जश्न मना रही है। और जश्न कैसे मना रही है? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करो, उन्हें थाने में बंद करो, पुलिसिया कार्रवाई करो। तो एक बात स्पष्ट सुन लीजिए आप। चौबे जी आप पे बड़ा आरोप है, आप जश्न मना रहे हो सपा के लोगों को एफआईआर करा के, सपा के लोगों पे मुकदमे दर्ज करा करके आप जश्न मना रहे हो। देखिए, जो भी अराजकता फैलाएगा, जो भी कानून को चुनौती देगा, वो चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता क्यों ना हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। उसके ऊपर एफआईआर होगा, वो जेल जाएगा। कानून के दायरे में रहिए, आप सुरक्षित रहेंगे। और यदि आपने कानून तोड़ने की कोशिश की तो या तो आपको उत्तर प्रदेश से बाहर जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कानून है। भारतीय जनता पार्टी और जी राहुल बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे खुलेआम तमंचे लेके लोगों की हत्या करेंगे, ये कानून है। खुलेआम आप लोग हत्या करवा रहे हैं। कौन बचा? अभी मैं कह रहा हूं कश्यप समाज के युवक की हत्या हुई है, दलित समाज पे अत्याचार लगातार हो रहा है। ये कौन थे लोग? ये भाजपा समर्थित लोग थे। हैं? अभी अमेठी घटना को बुला सकते हैं? एक प्रधान की हत्या हुई, कहाँ है कानून व्यवस्था आपकी? कहाँ है कानून? खुलेआम गुंडे घूम रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। कौन सा कानून का कोई डर है किसी में? कानून नामी कोई चीज है नहीं। अपराध के बाद सजा नहीं, अपराध को रोकना है। जब हत्या हो जाए तब जाके आप क्या करेंगे? हत्या होने के बाद आप जाके क्या करेंगे? गुंडों में पुलिसिया। आपको पता है एनसीआरबी की बात कर रहे हो कि 2017 से पहले की क्या स्थिति थी और आज की स्थिति क्या है? जी आप देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। पूरे देश में महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ, सबसे ज्यादा बलात्कार उत्तर प्रदेश में हुआ। किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? हमें कुंडा भी याद है, लखीमपुर भी याद है, हमें लखीमपुर भी याद है। लखनऊ में बोनट पर अपराधियों द्वारा पुलिस को घुमाया गया, याद है? हमें लखीमपुर भी याद है, हमें सारे घटनाएं याद है। लखीमपुर में याद है किस तरह से आपने किस तरह से दंगे करवाए आपने, किस तरह उत्तर प्रदेश दंगे करा के ध्रुवीकरण काम किया आपने। बकरे के मीट को आपने गाय का मीट बताया, किस तरह से दंगे करवाए। बकरे के मीट के आपने गाय का मीट बताकर किस तरह से लोगों में द्वेष भावना फैलाकर दंगा करवाने काम किया। आज अगर दंगा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितने दंगाई थे सरकार में है, सारे दंगाई सरकार में है। आपने लखीमपुर के आपके दंगाई देखिए, फिर आपने हिंदू मुस्लिम की बात कर दी। चौबे जी आपने हिंदुओं की बात करी। आपने लगातार यही कहा जाता है कि आप सिर्फ हिंदुओं के मसीहा बनना चाहते हो, सिर्फ हिंदुओं की बात करते हो, बाकी और भी तो धर्म के लोग हैं देश के अंदर। किसी और के धर्म पे करेगा अत्याचार तब, किसी और धर्म के ऊपर अत्याचार होगा तब। चौबे जी, किसी और धर्म के मानने वाले के ऊपर अत्याचार होगा तब आप क्या करोगे?
चौबे जी किसी और धर्म को मानने वाले व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होगा तब आप क्या करोगे? चौबे जी किसी और धर्म को मानने वाले के ऊपर अगर अत्याचार होगा तब आप किस तरह से डील करोगे? तब आप क्या करोगे? यही करोगे जैसे हिंदुओं के साथ होगा तब करोगे? नहीं, मैंने भी कहीं नाम नहीं लिया सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके ऊपर लगातार यही कहा जाता है कि आप सिर्फ हिंदुओं के ऊपर जो है एक हिंदुओं की बात करना चाहते हैं, आप हिंदुओं की हमेशा बात करते नजर आते हैं, बाकी और धर्म के लोगों के बारे में आप क्यों नहीं बात करते? ठीक, कहते हैं कि यदि आप जो है कब्रिस्तान बनाओगे तो शमशान भी बनाओ, यदि आप रमजान में लाइट दे रहे हो तो होली दिवाली में मेरे बिजली दो। हम कह रहे हैं कि यदि जो है आपके हाथ किसी और के ऊपर कार्रवाई करते हो, किसी हिंदू पर, तो मुसलमान पे भी करो, लेकिन आप अगर एक धर्म को संरक्षण करोगे, आप जो है रमजान अपने मुख्यमंत्री के कार्यालय में मनाओगे और नवरात्रि नहीं मनाओगे तो हम तो मुद्दा उठाएंगे ही, हम तो कहेंगे ही आप सबको एक समान करो। क्यों ये सब कर रहे हो? क्यों आप एक पक्ष के बल पर बोलते हो? आप सिर्फ कानून के दायरे में रहो, जो भी गलत है, हिंदू गलत है, हिंदू को हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं, हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात करते हैं। आप हिंदू मुसलमान आपकी पार्टी हिंदू मुसलमान करा के इस देश में, इस प्रदेश में सत्ता में आने का काम करती है, ना हिंदुओं के लिए काम करती है ना मुसलमानों के लिए काम करती है। किसने कुछ कहा? जी दिनेश जी कुछ बोलना चाह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा कुछ बोलना चाह रहे थे। दिनेश जी बोलिए, कंटिन्यू करिए। ऐसा है जी दिनेश जी कि जिस प्रकार के इस आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं वो आज उनकी कोई ऐसी रिलेवेंट नहीं रही है ये चीजें। आप जो आरोप इन्होंने लगाया वो आरोप कि वहां पर गोली किसने चलाई थी, ये सारे के सारे मुद्दे यूं तो पुराने हो चुके हैं। लेकिन अगर कोई सही मुद्दे पर बात हो, जैसे आपने डिबेट शुरू की थी कि भाई जो ईवीएम वाला इश्यू था जिसको लेकर गिरफ्तारियां हो रही समाजवादी पार्टी के लोगों की, आपने कहा FIR हो रही है, ठीक है, ये तो क्या नाम कानून का शासन है, आप उसका सामना करिए। आप गलत होंगे तो आपको सजा मिलेगी, और आप गलत नहीं है तो आपके ऊपर कोई भी आक्षेप नहीं आ सकता। लेकिन आप अगर केवल एक सांड को लेकर एक ट्वीट करके बैठ जाएंगे तो ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसको लेके आप, इसका मतलब ये कि आप कोई मौका तलाशना चाहते हैं, आप तलाश करना चाहते हैं कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे हमको बोलने का मौका मिले, जिससे हमें सड़क पर उतरने का मौका मिले। मुझे नहीं लगता है कि जो इस प्रकार के आरोप हैं उनका कोई राहुल जी देखिए, अगर आप देखिए तो अभी जो जुगनू वालिया पे बुलडोजर चला है, अभी जो है मेरठ में जो है बदन सिंह पर बुलडोजर चला है, अभी आजमगढ़ में चला, तो देखिए जो अपराधी है चाहे वो जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो या जिस परिवार का हो, ये उस आधार पर यहाँ पर इस सरकार में नहीं, यहाँ पर जो अपराधी है चाहे जो भी हो, चाहे जाति का हो चाहे जिस धर्म का हो, अपराधी का सिर्फ अपराध के आधार पर उस पर कार्रवाई होगी। और जो 2022 से पहले हुआ 2017 के बीच में जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर, वही अब भी होगा। इसलिए अपराध नहीं, विपक्ष का तो लगातार, चौबे जी यहाँ पे सवाल विपक्ष का लगातार यही रहा है ना, विपक्ष तो लगातार सवाल पूछता रहा है कि आगे लखीमपुर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंच रहा है, और लखीमपुर बुलडोजर कब पहुंचेगा? क्या कहा कि ये सब जो है सिर्फ उकसाना जानते हैं, भड़काना जानते हैं, बदलाना जानते हैं। नहीं, ये तो उनका सवाल था, उनका कहना है, ये तो उनका सवाल था कि आखिर लखीमपुर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंच रहा है, वहां पहुंचना चाहिए फिर तो। जो है अपने गांव में मात्र 34 वोट पाता है, और भारतीय जनता पार्टी जो किसानों की सच्ची हितैषी है, जो आम जनता की सच्ची हितैषी है, उसको 952 समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 52% बैलेट पे वोट पाई है। आखिर वो कौन लोग थे? लोगों को भड़काते। हाँ राहुल जी बोले। चौबे जी एक मिनट, राहुल जी को सुन लेते हैं। जी राहुल बोले। मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी गठबंधन को 52% लगभग वोट मिला है, तो क्या ये लोगों का जनादेश नहीं था? आप इलेक्शन कमीशन के सामने क्यों नहीं जाते हैं? ये एक प्रश्न हम सवाल आपसे कर रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के सामने क्यों नहीं जाते हैं? इसको चुनौती क्यों नहीं देते? क्योंकि वो जो उसके एक सबसे पर्याप्त प्लेटफॉर्म है। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? आप जाइए ना। 2 मिनट सुन लो आप। चौबे जी आप सुन भी तो लो, अपने विपक्ष की आप बात क्यों नहीं सुन रहे हो?
राहुल जी आप बोलिए, आप पूरा मौका मिल रहा है आपको, अपनी बात रखिए आप। देखिए, जिस जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, आप देख रहे हैं अभी चुनाव खत्म हुआ, अभी कुछ दिन ही हुए हैं और उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार, सांड से किसान मारे जा रहे हैं, इस तरह की तमाम समस्याएं और तमाम जो है घटनाएं घटित हो रही हैं। तो जीरो टॉलरेंस तो बिल्कुल आप देख रहे हैं रिपोर्ट क्या है। जब से चुनाव खत्म हुआ है तब से आज तक का, अगर हमारे समाजवादी प्रवक्ता मित्र जो है उनके पास अगर डाटा हो, जो अधिकृत डाटा हो तो बताएं, कितनी हत्याएं हुई हैं, पांच कितने हत्याएं बलात्कार हुई हुए उन्नाव हैं में, और 5 कितने हत्याएं सांड से हुई मारे हैं। गए हैं, कितने सांड से मारे गए। अगर आपके पास इसका पीलीभीत के तो ककरौवा हम गांव बात में करें। किसान ने सांड को मार डाला। पीलीभीत के ककरौवा गांव में किसान ने सांड को दे मार दिया डाला। उन्होंने। 16 मार्च की घटना है जी, अब आप क्या कल की करने घटना वाले हो ये। क्या बताओ। अब डाटा उन्होंने दे दिया, आपने डाटा बस- पूछा, उन्होंने डाटा बता दिया। क्या ये डाटा जो आप बता रहे हैं नहीं, इसकी कोई सांड का विषय तो सर बड़ा है ना। सांड के ऊपर आपने कहा था कि 10-11 तारीख के बाद में हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, लेकिन आप पास कोई प्लान है क्या सांड को या कोई छुट्टे जानवर कंट्रोल करने का? सांडों को दिया जा रहा है सर, ये कोई प्लान है आपके पास में? इंसानों की जान से ज्यादा महत्व सांडों को दिया जा रहा है। योगी जी नहीं, का सांड जब रास्ते पर घूमेंगे हाईवे पर, करोड़ों रुपए की लागत लगा करके जब हाईवे बनाए जाएंगे और उन हाईवे पर बड़ी बड़ी गाड़ियां रफ्तार भर रही होंगी, उसी बीच में एक सांड भी खड़ा होगा, तब तो सवाल उठेगा। कि आखिर करोड़ों रुपए की लागत से जो हाईवे बनाए गए थे कि 2 शहरों के बीच में कनेक्टिविटी अच्छी हो, वहां पर सांड बैठे हुए। सवाल सिर्फ हाईवे के नहीं है, किसान के गांव में किसान जब खेत में फसल काटता है और पीछे से किसान आके अटैक कर देता है, तो सांडों पे कंट्रोल की बात है। आप गौशाला की बात कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश उठा के देखिए गौशाला में कितने गाय मरी हैं, दफना दी गई हैं, उनको खाने के लिए भूसा तक नहीं है। तो सिर्फ बात करने से नहीं होगा, व्यवस्था प्रणाली ठीक करने से होगा। तो व्यवस्था प्रणाली ठीक करेंगे नहीं। जो एफआईआर हुई है उनके ऊपर आप कंक्लूडिंग रिमार्क में क्या कुछ कहना चाहोगे चौबे जी? 1000 से अधिक लोगों पर हुई है। देखिए, 1000 ही नहीं, अगर अराजकता फैलाने वाले लोग 2000 भी होंगे तो उनके ऊपर भी जो है कानून अपना काम करेगा। हम नहीं करेंगे, कानून के अंतर्गत जो आएगा, कानून के दायरे में जो आएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। किसी को भी उत्तर प्रदेश को जलाने का अधिकार नहीं है, किसी को भी उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं है, किसी को भी उत्तर प्रदेश को जंगल राज बनाने का अधिकार नहीं है। और जो सुशासन को चुनौती देगा उसका हक जो है एफआईआर से नहीं, इसके आगे की भी कार्रवाई है। इसलिए अपराधी, अराजक तत्व और गुंडा मानसिकता रखने वाले लोग सुधर जाए अथवा उत्तर प्रदेश से चले जाए। राहुल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, केशव प्रसाद मौर्य जी को उत्तर प्रदेश छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है उनसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे तो शायद ही किसी नेता पे हो। एक तरफ आपका अरे हत्या बलात्कार पढ़िए, देखिए तो किस चीज का है? आप देखिए तो उठा के उनकी रिपोर्ट। आपका अपराधी खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है, आप कह रहे हैं उस पर हत्या बलात्कार नहीं है। आपका अपराधी खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है, आप कह रहे हैं अपराध नहीं है। ये बताएं कि जिनके नाम पर सैफई महोत्सव होता है रणवीर सिंह को क्या बताएं आप? रणवीर सिंह इस दुनिया में नहीं है तो सैफई महोत्सव तो होता ना। अरे दिनेश जी चौबे जी जरा बोल लेने दीजिए राहुल जी को। राहुल जी आप कंक्लूडिंग रिमार्क रखिए। 1000 लोगों पे जो एफआईआर हुई है उस पर देखिए, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीत के जश्न मना रही है। इनके जो है कार्यकर्ता खुलेआम तमंचे लेके समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ के मारने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। इनकी कानून व्यवस्था तानाशाही करेगी, लोकतंत्र को चलने काम करेगी। अनुराग जी मुझे ये बताइएगा कि किसी भी जो है लोकतंत्र या प्रशासन की जिम्मेदारी जो है उसके लिए लोगों को बनाया गया, नियुक्त किया गया है ना। ईवीएम की सुरक्षा के लिए भी लोग नियुक्त। जी बोले जी दिलीप। मैं दिनेश शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। लगातार जो चर्चा है वो जारी है, डिबेट लगातार चल रही है। दिनेश जी अभी आपने दोनों लोगों को सुना, भारतीय जनता पार्टी के भी सुना और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे आपने उनका भी सुना। क्या कंक्लूड रिमार्क आप देना चाहोगे? जर्नलिज्म का एक बड़ा अनुभव है आपको, जी बताएं। देखिए ऐसा है कि हर एक राजनीतिक दल अपनी
अच्छाइयों को और अपने दावों को सामने रखता है। और हार और जीत में एक ये अंतर होता है कि हारने वाला व्यक्ति वो अब ऐसी चीजों को सामने रखेगा जिससे कि वो अपना बचाव कर सके। जीतने वाला व्यक्ति या तो शांत रहेगा या फिर वो और भी उग्र होकर बात करने की कोशिश करेगा। तो ये एक चलता रहेगा। ये एक ऐसा क्रम है जिसको कि रोका नहीं जा सकता। विपक्ष और प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष, इन दोनों की ये एक जुगलबंदी होती है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, चाहे विधानसभा के बाहर हो। हेलो जी, बात रखिए आपकी, मुझे आवाज आ रही है। जी बोलिए। तो अब हम इसके बारे में यही कहेंगे कि आज अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी के लोग या और भी जो लोग हारे हैं, उन लोगों की अपनी एक कुंठा है। हो सकता है राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव आता है, कहीं पर कोई ज्यादा अपना नंबर ले जाता है, कहीं कोई आदमी अपनी पूरी बात नहीं कह पाता है। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि ये केवल एक आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर कुछ नहीं है। अगर तथ्यों पर बात शुरू हो जाए, सामने तथ्य रखें, तो उससे ज्यादा एक निष्कर्ष सामने आएगा। जी, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। दोनों पक्षों को आपने सुना, आप बखूबी तौर से जानते हैं और लोगों की बात, दोनों पक्षों की आपने बात सुनी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी थे दिनेश शर्मा जी, उनकी भी आपने आप बात सुने हैं आज कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा अभी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गए हैं उसके बाद भी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो छुट्टे जानवर हैं वो अभी एक बड़ा मुद्दा अभी भी बने हुए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं हमारे तीनों पैनलिस्ट का आज के डिबेट के लिए। दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल सिंह जी समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रख रहे हैं। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी पार्टी की जो पक्ष है वो यहाँ पर रखा। चंद्रमोहन चौबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में आने के लिए। मेरे साथ इस डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए लाइव पत्रिका। बहुत बहुत धन्यवाद।